नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर की बात। रणनीतिक साझेदारी और काउंटर टेररिज्म जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। भाजपा का बड़ा आरोप, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से किया था इनकार। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भारत की सभ्यतागत स्मृतियों के बचाव के बजाय बाहरी तुष्टीकरण को दी प्राथमिकता। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुआ पीएमके। एआईएडीएमके नेता ई पलानसामी ने बताया एनडीए गठबंधन को जीत का गठबंधन। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पर अवैध अतिक्रमण के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में दर्ज की एफआईआर। 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पुलिस घटना की हर एंगल से कर रही है जांच। और नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 65 लाख रुपए के इनामी 13 नक्सलियों समेत 26 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके और उन्हें और इजराइल की जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर खुशी हुई। हमने आने वाले वर्षों में भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया और आतंकवाद के खिलाफ और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के अपने साझा संकल्प को दोहराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के मुद्दे पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रुख की तीखी आलोचना की। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा का पंडित जवाहरलाल नेहरू से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उनके सैद्धांतिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक निर्णयों से है, विशेष रूप से उन निर्णयों से जो देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़े रहे हैं। कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जो विरोध है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक अधिष्ठान है, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी एक नेता नहीं है बल्कि एक विचार के प्रतीक हैं। और वो विचार भारत के लिए कितना भयावह और खौफनाक था, जो मानसिकता उस समय थी वही मानसिकता आज दिख रही है। मुस्लिम लीगी मानसिकता से प्यार, क्योंकि गठबंधन है, और माओवादी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से करार और सनातन हिंदू धर्म पर भीषण प्रहार, जो तब था वही अब है। और वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने नेहरू की टोपी और उनके पहनावे जैसी पुरानी बातें छोड़ दी हैं। अब जब उन्होंने जात पात और अन्य मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया है तो उन्हें इन्हें भी छोड़ देना चाहिए। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री देश को एकजुट करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। कांग्रेस जिस प्रकार से उन चीजों का बचाव करने में रुकी, भाई नेहरू की हर चीज तो आपने छोड़ दी। अब तो नेहरू टोपी भी आप नहीं पहनते। अब तो उनके नेता ने कुर्ता पजामा भी पहनना छोड़ दिया है। कांग्रेस सेवा दल में भी कैप हटा दी है। नेहरू की हर चीज छोड़ दी है। मतलब जात पात भाषा प्रांत सब कुछ पे तो आ गए हैं। तो भाई ये भी छोड़ दीजिए, काहे बचाव करने में लगे। एक तरफ वो विचारधारा जो ये मानती थी भारत कभी एक देश नहीं था, यहां एक देश के रूप में नहीं रह नहीं पाएगा, वो विचारधारा आज भी जो कांग्रेस में जीवित है, अर्बन नक्सल थॉट, जिसको कैसा भारत चाहिए, उत्तर दक्षिण में लड़ता हुआ भारत। और एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समस्त प्रकार की भिन्नताओं के बीच में एक भारत और श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ विकसित होकर निखरता भारत।
और वहीं उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पीएमके ने एनडीए के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद से सत्ता में बैठी डीएमके की बेचैनी बढ़ गई है। एआईएडीएमके के महासचिव एडपादी पलानीस्वामी ने आज आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले पट्टाली मक्कल कच्ची पीएमके को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल करने की घोषणा की। चेन्नई में पीएमके प्रमुख अंबुमनी रामदास के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और आगे और पार्टियों को भी अपने गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा में लगभग 2 महीने का समय शेष है। ऐसे में तमिलनाडु में इस नए समीकरण के बाद राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे के बाद गठबंधन की गतिविधियों में तेजी आई है। We had met the leader of the AIADMK, Mr. Edapadi Padichami, and confirmed the alliance of Patali Makkal Katchi, PMK, with the ADMK-led front for the Tamil Nadu Assembly elections. And we will contest this election under the leadership of the ADMK in Tamil Nadu, and we definitely will come to power without a doubt, because people of Tamil Nadu are very angry with the ruling party, the DMK. और वहीं कर्नाटक के हुबली में एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता को निवस्त्र कर उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप है। केशवपुर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने कांग्रेस नगर निगम के एक सदस्य की शिकायत के बाद ऐसा किया, जिससे बीजेपी समर्थकों में भारी नाराजगी है। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली की व्यापक आलोचना हो रही है। मामला मतदाता सूची संशोधन के दौरान हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस कॉर्पोरेटर सुवर्णा कल कुंटला की शिकायत पर बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब पुलिस पर महिला बीजेपी नेता को हिरासत में लेने के दौरान कपड़े उतारकर पीटने के आरोप लगे हैं। भाजपा नेता सीटी रवि ने बताया है कि संसद निंदनीय बताते हुए इसे पुलिस अधिकार का दुरुपयोग बताया है और उन्होंने प्रदेश सरकार से इस प्रकरण की पूरी जांच कर आरोपी पुलिस वालों को तुरंत निलंबित करने की मांग की है। पुलिस लोग अट्रॉसिटी कर रहा है। दूसरा, सुवर्णा एक कारपोरेटर, उनके झूठा कंप्लेंट की वजह से सुजाता हंडी को अरेस्ट किया है। उसमें पुलिस अधिकार को दुरुपयोग किया है, वो स्पष्ट होता है। और उसके साथ साथ अट्रॉसिटी हुआ, वो भी स्पष्ट होता है। हम डिमांड करना चाहता हूँ, तुरंत वुमेन कमीशन जांच करना और कौन ऐसा दौर्जन्य किया, अट्रॉसिटी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होना। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीती रात दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए बवाल मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी का नाम सामने आया है। पुलिस उनसे पत्थरबाजी के मामले में पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि तुर्कमान गेट पर एमसीडी की कार्रवाई के दौरान सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी भी पहुंचे थे, जिनका पुलिस के साथ बहस का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस ने बताया है कि उनसे पत्थरबाजी मामले में पूछताछ की जाएगी। मंगलवार रात दिल्ली पुलिस और एमसीडी की टीम तुर्कमान गेट फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पश्चिम बंगाल में अब आशा कर्मियों का सब्र जवाब दे रहा है। पिछले 16 दिनों में आशा कर्मियों का धरना जारी है और आज पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन के बैनर तले स्वास्थ्य भवन के घेराव का आह्वान किया गया। आशा कर्मियों ने ममता सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, जिनमें से मुख्य मांग है कि आशा कर्मियों का मासिक न्यूनतम मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाए। साथ ही कार्यरत अवस्था में मृत्यु होने पर आशा कर्मी के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा महीनों से लंबित बकाया वेतन का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग सीएम ममता बनर्जी के पास ही है, लेकिन पिछले 16 दिनों से इन आशा कर्मियों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार को 64 लाख रुपए के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने सरेंडर किया और इनमें 7 महिला माओवादी भी शामिल हैं। आत्मसमर्पित माओवादी मार डिवीजन, PLGA और सुकमा के अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे और ओडिशा, सुकमा व माड़ क्षेत्र की कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। एसपी किरण चौहान ने बताया है कि सभी सरेंडर माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बचे हुए माओवादियों से हिंसा छोड़कर सरेंडर करने की अपील की है। आज जिला सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें PLGA बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीजन, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7, जो नक्सलियों की विविध संगठन है, उन संगठनों की ये नक्सली है। इस मौके पे मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासित नीति है उसका लाभ उठाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रगति पहल पहले से लंबित बड़ी औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नई रफ्तार दे रही है और इस मंच के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल तो बन ही रहा है, वहीं साथ ही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने पर भी खास जोर दिया जा रहा है। इसका बड़ा फायदा मिला है भिलाई इस्पात संयंत्र को, जहां प्रधानमंत्री की नियमित समीक्षा और स्पष्ट दिशा निर्देशों ने आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार की प्रक्रिया को गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पहल ने देश की बड़ी औद्योगिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को नई गति दी है। ये मंच न केवल केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करता है, बल्कि वर्षों से लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में निर्णायक भूमिका भी निभा रहा है। प्रगति पहल का प्रत्यक्ष लाभ भिलाई इस्पात संयंत्र को मिला है। प्रधानमंत्री की नियमित समीक्षा, स्पष्ट दिशा निर्देश और परिणाम आधारित शासन मॉडल ने भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार की प्रक्रिया को न केवल गति प्रदान की, बल्कि इसने संयंत्र को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के अनुरूप बनाने में काफी मदद की। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रगति पहल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के क्षमता विस्तार की प्रक्रिया को पूर्ण करने के में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए समस्त भिलाई बिरादरी उनके शुक्रगुजार है। भविष्य में भी राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत है। इसका परिणाम है कि भिलाई इस्पात संयंत्र आज देश में रेल उत्पादन का अग्रणी केंद्र बन चुका है।
यहाँ की यूनिवर्सल रेल मिल में दुनिया की सबसे लंबी रेलों का निर्माण किया जा रहा है, जो भारतीय रेलवे के साथ साथ देश की औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आधुनिक तकनीक से निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली रेलें तेज रफ्तार और भारी माल ढुलाई दोनों के लिए उपयुक्त हैं। भिलाई स्टील प्लांट इस्पात बनाने में देश में अग्रणी इस्पात संयंत्र रहा है और इसमें कई आधुनिकीकरण हुए हैं, जिसमें कि जो अभी हाल में ही 4.5 मिलियन टन से 7.5 मिलियन टन उत्पादन के लिए भिलाई स्टील प्लांट ने प्रयास किया था, जिसके तहत यूनिवर्सल रेल मिल, एक नई ब्लास्ट फर्नेस, एक नया स्टील मेल्टिंग शॉप और बार एंड रॉड मिल की स्थापना हुई थी। ये जो बार एंड रॉड मिल है, ये इसी विस्तारीकरण का ही एक अंश है। प्रगति के माध्यम से मिले समर्थन ने भिलाई संयंत्र में हजारों प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार सृजित किए हैं। आधुनिक संयंत्र ने स्थानीय युवाओं को तकनीकी कौशल, स्थायी आजीविका और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया है। हमारे भिलाई स्टील प्लांट में इस प्रगति प्रोजेक्ट के कारण हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जो परियोजना चली थी प्रगति प्रोजेक्ट, उसके तहत हमारे भिलाई स्टील प्लांट में बहुत सारे परिवर्तन बहुत तेज गति से हुए और इसका असर हमारे पूरे देश के डेवलपमेंट पे पड़ा। जैसे हमारे यहाँ 13 mm के रेल के पटरी का निर्माण पहले हुआ करते थे, जो अभी 260 मीटर के हो रहे हैं और इससे हमारे रेल परियोजनाओं को जल्दी करने में बहुत मदद मिल रही है। प्रगति केवल एक समीक्षा मंच नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण का माध्यम बन चुका है, जहां नीति, तकनीक और श्रम एक साथ मिलकर देश की प्रगति की नई कहानी लिख रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज वीबी जी राम जी कानून पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान को फाजिल्का के गांव खेओवाली ढाब से शुरू किया गया। और इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने वीबी जी राम जी कानून को लेकर लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि देश गांवों में बसता है और भगवान भी गांवों में ही बसते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भाजपा ये नया स्वरूप लेकर आई है, जिसका उद्देश्य गांवों को मजबूत करना और गरीबों को वास्तविक लाभ देना है। दिहाड़ी जी की गारंटी सीगी, और दिहाड़ी बढ़ा के 125 दिन की करती, कहते वो भी मैं ना मानू कि वो भी गलत है। पूरे पंजाब के अंदर जिन्हें मनरेगा के अंदर जिन्होंने दिहाड़ियां मंगिया सीगियां, जिन्होंने काम वास्ते दरखास्त दी सीगी कि सानू काम दो, सिर्फ 26 दिन की दिहाड़ी गरीबों को मिली है। मेरा मानना है भगवंत मान जी को या उन्होंने असल पंजाब के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को धन्यवाद करना चाहिए, मोदी साहब का। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार लगातार बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.4% रहने का अनुमान है। सेवाओं के क्षेत्र में 9.9% की मजबूत ग्रोथ का अनुमान जताया गया है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 7.5% ग्रोथ की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार जो है वो लगातार और इसमें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.4% रहने का अनुमान है और वहीं सेवाओं के क्षेत्र में 9.9% की मजबूत ग्रोथ का अनुमान है। ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो वहां 7.5% की ग्रोथ की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, साफ तौर पर संकेत लगातार देखने को मिल रहे हैं कि आने वाला समय और बेहतर होने वाला है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें यह मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है? तो अगर सेक्टर्स की आप बात करें गौरव, तो इसमें सबसे चैंपियन सेक्टर एक बार फिर से सर्विस सेक्टर ही उभर करके आया है, क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है उसमें उसको आप मेजर ड्राइवर कह सकते हैं।
पूरे जीवी जो ग्रोथ रियल सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है और 25-26 में वो 7.3% रहा है, जिसमें फाइनेंशियल रियल एस्टेट की बात करें तो वो सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 9.9% की गति से। तो आप ये समझिए कि फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 7.5% की विकास दर दिखाई देती है जी। मैन्युफैक्चरिंग भी 7% की विकास दर से आगे बढ़ी है, जो कि काफी इंप्रेसिव कही जा सकती है। जो जो प्राइवेट कंजम्पशन है 7% से बढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको अगर मैं समझाने का प्रयास करूं आपको, तो ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि लंबे समय के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, जो स्थायी विकास जिसे आप कह सकते हैं, वो 7.8% की दर से बढ़ा है, जो कि काफी इंप्रेसिव कहा जा सकता है। तो इस लिहाज से अगर आप एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को छोड़ दें जो कि 3.1% है, जिसको आप बहुत अच्छा नहीं मान सकते, तो बाकी सारे जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेकेंडरी और जो सर्विसेज सेक्टर है, टर्शरी, उसमें काफी ग्रोथ दिखाई दिया। ऐसे में अजय, साफ तौर पर ये तो देखा ही जा रहा है सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि इसको आप मानते हैं, क्योंकि साफ तौर पर तमाम ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं और नीति निर्माण जो किया गया उससे ये सब कुछ सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये जो पॉजिटिव रेट्स हैं वो आने वाले समय में और बेहतर दिखाई देंगे? देखिए, जहां तक सरकार के पॉलिसीज का सवाल है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो ग्रोथ रेट है उसमें थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच में आपने ट्रंप के टैरिफ का असर भी दुनिया के अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में आते हुए देखा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के आंकड़े देखें PMI के, तो पूरी जो इंडिया है वो US की इकोनॉमी से, UK से, पूरे यूरो जोन से सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यानी जो हमारे नए ऑर्डर्स हैं, यहाँ तक कि चाइना के भी मुकाबले नए ऑर्डर्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में बेहतर हो रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो भारत में मांग लगातार मजबूत बनी हुई है, और यह डिमांड ही है, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड ही है भारत की, जो कि इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है ग्रोथ को। तो जो सरकार सपोर्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को और सर्विसेज को, जो कि काफी स्ट्रांग माने जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो लगातार हम दुनिया के सबसे तेज रफ्तार बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। और उम्मीद यही है कि जो ये आंकड़े अभी आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि 8.2% का हमने पिछले क्वार्टर में देखा, उससे पहले 7.4% का जो रेट देखा है, तो ये लगातार जो तेजी है वो बनी रहने की उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है। और सबकी निगाहें इस बात पर है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें 2014 से, तो इसमें करीब 4.5 गुने की बढ़ोतरी हुई है। 15 लाख करोड़ से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है। उसी का असर आपको फिलहाल GDP आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। ऐसे में अजय, एक सवाल अहम ये भी आता है कि GST रिफॉर्म से कितना बड़ा बूस्टअप यहाँ मिलता हुआ नजर आया है? एक बार फिर से सवाल दोहराएं। GST रिफॉर्म से कितना बड़ा बूस्टअप मिलता हुआ नजर आया? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट जो मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था, वो ये कि कंजम्पशन को ग्रोथ देने के लिए जो एक मास्टर स्ट्रोक किया गया पिछले साल टैक्स के मोर्चे पर, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही रिफॉर्म हमने देखा। पहली बार आपने देखा कि कई वर्षों के बाद जो डायरेक्ट टैक्स कोड आया, जिसमें 12.5 लाख रुपए तक कोई भी आमदनी का कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। और उसके बाद जब 22 सितंबर से GST का रिफॉर्म किया गया, जिसमें केवल चार दौरों से घटा करके केवल 2 GST के स्टैंडर्ड रेट्स रह गई हैं, जिसने एक रिकॉर्ड बनाया फेस्टिव सीजन में ग्रोथ का। तो इसने काफी सपोर्ट दिया GST रैशनलाइजेशन में, और इसका असर थर्ड क्वार्टर में भी, यानी जो ये क्वार्टर चल रहा है उसमें भी आने की उम्मीद है। तो अभी इसका असली फायदा आप जो नंबर्स होंगे, आगे के नंबर्स, उसमें भी आते हुए देखेंगे। निश्चित तौर पर एक और चीज थी अजय कि उस पर भी साफ तौर पर बहुत ज्यादा जोर और फोकस दिया गया, वो था लोकल फॉर ग्लोबल, जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि इससे भी बहुत बड़ी इबारत यहाँ पर लिखने वाली जो अलग अलग क्राइटेरिया था उसमें देखने को मिला। और क्या इससे भी, मैं चाहूंगा संक्षेप में आप जवाब दें, इससे बहुत बड़ा बल मिलता हुआ नजर आया है? तो आप देखें तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा अगर भारत के लिहाज से देखें तो वो 50% से भी ज्यादा था आज से, अगर आप 1500 साल पहले चले जाएं। लेकिन अभी जो सरकार का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग को लेके, जिसमें स्वदेशी और मेड इन इंडिया पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, तो उसमें आप देखिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरी दुनिया में नंबर 2 पे आ चुके हैं। हम अपने स्पेस क्राफ्ट में देखें या फिर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है,
तो मेक इन इंडिया को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उससे जरूर हमारे एक्सपोर्ट्स को बल मिल रहा है और हमें और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मदद मिल रही है। निश्चित तौर पर अजय, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जो हम भारत का कद देख रहे हैं वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत गति से, तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही सब कुछ है जो लगातार हम जो परसेंटेज देख रहे हैं वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये भारत की छवि को ग्लोबल तौर पर अगर हम देखें ग्लोबल लीडर बनाने के लिए बहुत किफायती साबित हो रहा है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।